आप इस कोर्स से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो? कुछ सोच के सुन के आए होगे ना हमारे बारे में कुछ भी, तो कोर्स से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो? तो ये डिग्री प्रोग्राम तो है ही नहीं। हाँ, ये वो चीज़ है, स्किल वो चीज़ होती है जो आपकी दिशा बनाती है। जागृति, ये आपको भी मैं बताना चाहूँगा अंकित, जो हम स्किल जिस लाइन में जा रहे हैं ना, ये वो चीज़ होती है जिसमें तुम एक डायरेक्शन चुन लेते हो। जैसे तुम अभी 12वीं तक पास करोगे ना, तो तुम्हारे पास ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ चारों रहता है कि मैं इंजीनियर बन सकता हूँ। या 10वीं में बोल लो, 10वीं में पूरा एकदम खुला आसमान है, आप चाहो साइंटिस्ट बन जाओ, आप चाहो डॉक्टर बन जाओ, आप चाहे सीए बन जाओ, जिस दिशा में भी जा सकते हो। लेकिन एक बार आपने दिशा चुन ली, तो क्या फिर ईस्ट के बाद वेस्ट कर सकते हो क्या? कुछ भी साउथ, नॉर्थ नहीं कर सकते। फिर ईस्ट के बाद थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट, थोड़ा सा साउथ ईस्ट, थोड़ा सा इतना डिग्री चेंज, उतना कर सकते हो। लेकिन ईस्ट को पकड़ के रखोगे। आपने कॉमर्स चुना या आपने साइंस चुना, इससे आपकी एक दिशा डिसाइड हुई थी। जो चेंज करता है उसकी दिशा बदल जाती है, मतलब उसको अब मेहनत थोड़ी लगेगी ज़्यादा, जो दिशा को बदलता है। और जो उसी दिशा में थोड़ा इधर उधर चलता है ना, उसको आगे का रास्ता मिलता है। तो आप लोगों को ये चुनना ज़रूरी है सही समय में। ये कोर्स डिग्री कोर्स नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि किसी बीकॉम, बीबीए, एमबीए या सीए जैसी डिग्री के बराबर आपको सर्टिफिकेट वैल्यू मिलने वाली है, तो हम आगे जाके बनाएंगे ज़रूर वो चीज़। लेकिन अभी तो हम नए हैं, ठीक है? हम उतनी ही मजबूत वैल्यू बना लेंगे। कोर्स में उतना दम है। अब आज के ज़माने में चाहे आप किसी बड़े कॉलेज की डिग्री मेरे सामने रखेंगे ना, और किसी एकदम नई डिग्री को सामने रख देंगे जो मैंने आज तक नहीं देखी, तो मैं दोनों को बराबर नज़र से देखूंगा। आज के ज़माने में, पहले ऐसा होता था कि किसी के पास डिग्री है और किसी के पास नहीं है, या किसी के पास कॉलेज की प्रॉपर डिग्री है और किसी के पास ऐसी चलती डिग्री है, डिप्लोमा है, तो कॉलेज की डिग्री को प्रेफरेंस मिलती थी, या अच्छे कॉलेज को अच्छी प्रेफरेंस मिलती थी। अब आईआईटी के लोग भी फेल हो रहे हैं अपनी लाइफ में। मतलब उन लोगों को एक एग्ज़ाम क्लियर करने आता था, आईआईटी जैसा टफ कर लिया उन लोगों ने, और फिर एग्ज़ाम पास करके ग्रेजुएट भी हो गए। गुड मॉर्निंग सर, ठीक है? तो उन लोग भी खाली बैठे हैं। अब आप लोग चैट जीपीटी चलाते हो, गूगल चलाते हो, आराम से बैठ के पूछना ब्रेक के समय में कि कितने ऐसे आईआईटीएंस हैं जो फेलियर की स्टोरीज में काउंट होते हैं। मतलब उन लोग कुछ नहीं कर पाए लाइफ में। अब उसका कनेक्शन है ये नहीं कि आईआईटीएन बुरा है, हम आईआईटीएन को हाइप करके रखें। आईआईटीएन जो है अपनी तरफ अपने लेवल पे है, बढ़िया है, अच्छे आउटपुट्स हैं उनके, लेकिन उस लेवल की मेहनत भी होती है वहाँ, उस लेवल की क्रिएटिविटी भी होती है। जो उसको करता है वही आगे बढ़ेगा ना। आईआईटी में घुस जाने से आपको लाइफ सेट हो गई, ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी से रिपोर्ट निकाल के डिटेल में रिपोर्ट ले लो। आईआईएम का भी वही है, चाहे किसी एमबीए डिग्री का, चाहे बीकॉम डिग्री का। कम से कम डिग्री वाले सुपर से सुपर सक्सेस के एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, रातों रात सक्सेस के हमारे सामने हैं, और बहुत दिन से रगड़ रहे लोग आज तक सक्सेस नहीं हुए, ये एग्जाम्पल भी हमारे सामने है। सिंपल है, फेलियर से सीख लो और सक्सेस से भी सीख लो। ये इंस्टाग्राम में सोल्यूशन नहीं मिलते हैं ना। इंस्टाग्राम एंटरटेनमेंट है, सोशल मीडिया है, चारों तरफ की जानकारी देगा, गलत सही भी हो सकती है, और जिस काम के लिए वो बना है ना, फोटो डालो, वीडियो डालो, फैमिली, सोशल मीडिया में, उसी काम तक उसको सीमित रखो। उससे अपने करियर को कनेक्ट इतना ज़्यादा ना करो कि आपका डिसीजन सब इंस्टाग्राम पे डिपेंड हो जाए कि आजकल क्या ट्रेंड कर रहा है। वहाँ से जानकारी लो, क्या बात, क्या दिक्कत। एक से एक एक्सपर्ट्स बैठे हैं वहाँ पर। हम खुद इंस्टाग्राम में जाते हैं इसीलिए कि वहाँ पर लोग हैं तो हमारी बात सुनी जाएगी। तो लोग तो कई किस्म के हैं, आप लोग सही लोगों को सुन रहे हो कि नहीं, तो वहाँ भी थोड़ा फोकस करना है, अपने को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है करियर बनाने में, ठीक है? अब हम लोग क्योंकि एक दिशा की तरफ चल पड़े हैं, और ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में से ईस्ट थी जब आप लोग यहाँ आने से पहले कॉमर्स कर चुके थे। अब ये ईस्ट में एक साउथ ईस्ट हो गई है, थोड़ा सा बदल गई है, लेकिन ईस्ट को पकड़ के रखी है। और अब ये साउथ ईस्ट जो है ये आपका लाइफ टाइम साथ देने वाला है। ध्यान देना, आप अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहे हो तो अकाउंटेंट बिजनेस के रग रग में होता है। आप अपने आप को बिजनेस के निचले से ऊपर तक कहाँ ले जाते हो ये आपके ऊपर है। कितने ऑप्शंस हैं वो हम रोज़ डिस्कस कर सकते हैं, इतने ऑप्शंस हैं,
ठीक है, जॉब में, कंसल्टेंसी में, बिजनेस में, तीनों में ऑप्शंस भरे हुए हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्लास की शुरुआत किस सोच के साथ की थी, ये हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्लास की शुरुआत में ही हम अक्सर टारगेट्स और अपने मोटिव्स, अपने गोल्स को रिपीट करके बताते हैं कि हम क्यों आए हैं, मैं कौन हूँ, मैं कैसे आपकी मदद करने वाला हूँ। ये हम क्लास की शुरुआत में बताते हैं, बताया हमने। ठीक है, लेकिन हमेशा उस जड़ को पकड़ के रखना चाहिए कि हमारा इधर बहुत भागा दौड़ होगी, अलग अलग टॉपिक्स में कभी बोर होंगे, कभी कठिन लगेगा, कभी इजी लगेगा, कभी छुट्टी करेंगे। ये सब छोड़ दो। अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल क्या है? और मैं मानता हूं आप सबका अलग है। इस कोर्स की खूबी ही यही है, ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी को लेते हुए चलता है। ठीक, यहां पर जितने टॉपिक्स हमने प्रॉमिस किए हैं करवाना शुरू से, उन टॉपिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से हमने शुरुआत भी की थी वो यही था। अभी जो बैलेंस शीट मैंने दिखाई थी गूगली हो गई मेरी। ये हमारे टॉपिक की शुरुआत थी। क्या करना चाह रहे थे हम लोग इस टॉपिक के साथ? किसको ये टॉपिक तब कैसा लगा था, इस बैलेंस शीट को देख के इसकी शक्ल कैसी लगी थी उस समय, और अब कैसी लग रही है इसकी शक्ल? हमें ये जानना है कि हम इनमें से कितनी बातें समझ चुके हैं। क्या ये उस चीज़ की ऑलरेडी बनी बनाई समरी है जो पहले भी देख चुके थे? क्या इनमें से बहुत सारे पॉइंट्स अब बहुत आराम से समझ में आ रहे हैं? बहुत सारे कीवर्ड्स सुने सुनाए लग रहे हैं, समझे समझाए लग रहे हैं? कमल, क्या ऐसा हो रहा है? बहुत सारे शब्दों को पहले हम देख के इग्नोर करते थे, तो अब उसके अंदर की नस नस दिखाई देगी, उसके बारे में बातें याद आएंगी। और यही अकाउंट्स है। अगर आप इस बैलेंस शीट को पढ़ना सीख गए, प्रॉफिट लॉस को पढ़ना सीख गए, उसके बाद खाली इंग्लिश का काम बचेगा, लॉजिक का काम खत्म हो जाएगा। कैसे रिपोर्ट करनी है, कहाँ किसको लेना है, किसको आजकल क्या ले रहे हैं लोग, कैसे लेके चल रहे हैं, तो फिर वो खाली एक डिस्कशन का मैटर बचेगा। नहीं, किसी की गहराई में गए हैं क्या अभी तक? नहीं। लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ है जो पकड़ के चल रहे हैं शुरू से अभी तक? हाँ, अकाउंटिंग। क्योंकि अल्टीमेटली समझना अकाउंटिंग नहीं है, अल्टीमेटली समझना इसको है। ये समझ में आनी चाहिए कि चीज क्या है, क्योंकि उस अकाउंटिंग का ये रिजल्ट है ना। समझ रहे हो अंकित? जो आप वहां मेहनत करोगे, अभी जो कर रहे हो टैली में, उसका ये रिजल्ट है। रिजल्ट समझ में नहीं आया आपको तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया ना। मतलब आपने खाली मंदिर गए, बाहर से घंटी बजाया और वापस आ गए, तो वो मेहनत भी तो उतनी ही कहलाएगी ना। और कंपेयर करो उनसे जो लोग अंदर कई घंटों लाइन में रहते हैं, वो लाइनें बनी रहती है भीड़ को मैनेज करने के लिए, लोहे के बार लगे रहते हैं, तो उनमें आप खड़े खड़े धूप में भी खड़े रहते हैं लोग, तो फिर वीआईपी एंट्री का चलन है वहां पर अलग से। तो जब तक आप लोग उस मंदिर के गर्भगृह में जाने की कोशिश नहीं करोगे ना, तो जो जितनी वहां मेहनत करके पहुंचेगा वो उतना फल खाएगा, सिंपल है। और जो गर्भगृह में पहुंच गया, वो मान के चलो कि उसको सीए कर लेना चाहिए, तुरंत सीए में एडमिशन करवा लेना चाहिए, जिसको ये बारीकियां समझ में आती है। क्योंकि कुछ भी नहीं है सीए में, सिर्फ सीए में इतना है कि ज़्यादा सिलेबस है। अगर ये चीज़ें समझ में आती है तो पूरा सिलेबस लॉजिकल है, सीए का पूरा लॉजिकल सिलेबस है। और लगने कितने हैं? अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं तो 3 साल, और अगर आप ग्रेजुएट नहीं है, 12वीं से शुरू कर रहे हैं तो 4 साल। उसके बाद जितना खींच लो। मुझे 5 साल लगे थे, मुझे 1 साल 2 साल एक्स्ट्रा लगा था। तो वो सबका अपना अपना स्पीड होता है, कई लोग एक बार में निकाल लेते हैं। क्योंकि मेरे शुरुआती एग्जाम्स में मुझे जल्दी क्लियर हो गए थे, तो वहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं लगे, फाइनल में अटेम्प्ट एक्स्ट्रा लग गया। तो फर्क नहीं पड़ता। और हम कर क्या रहे हैं आखिरी में आके देखो, हम तो लगभग 5-6 साल से पढ़ा रहे हैं। तो ज़रूरी है क्या कि आप कॉमर्स के किसी एक ऑडिटर की चरम फील्ड में अगर आप डिग्री ले रखे हो, मतलब आज मुंबई में बैठे रिलायंस और टाटा की ऑडिट बैलेंस शीट पे साइन करने वाला सीए
और यहाँ पर साइन करने वाला CA, दोनों का ओहदा बिल्कुल एक है। यहाँ पर साइन करने वाला CA जो हमारी एक लोकल बैलेंस शीट एग्जाम्पल के रूप में हमने ली है, लोकल CA और हमारे जो टाटा के साइन बैलेंस शीट में साइन करने वाला CA, दोनों के ओहदे में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के एक्सपीरियंस में फ़र्क है। ये CA लोकल बैलेंस शीट्स को चेक करते हैं तो काम का स्किल वहाँ तक यूज़ होता है, वो अंबानी और टाटा की बैलेंस शीट चेक करते हैं तो उनका स्किल दूसरा होता है। हमारा क्या फोकस है आज का, कि हम आज तक जो किए हैं उसको रिकॉल करेंगे एक क्वेश्चन के माध्यम से जो हमने लास्ट डे छोड़ा था और उसको हम सॉल्व नहीं किए थे प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली उसको बच्चों टाइप डिस्कस किए थे। आज उसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमने आज तक क्या किया है और क्या बचा है। ठीक है, तो क्या किया है यहीं से शुरू करते हैं। क्या हमको लायबिलिटीज का मतलब पता है? जो जिसको नहीं पता है ना, मेरे को नो बोल देना, मेरे को सुनाई देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, नहीं तो मैं शर्म के मारे आप ही का नुकसान हो जाना है। ठीक है, चलो, हमें लायबिलिटीज का मतलब सबको पता चल चुका है, पता चल चुका है यार, दूसरी बार पूछ रहा हूं और जोर से बोलना, पता चल चुका है? क्या इसका मतलब हमको चमक चुका है? हमारे टीचर थे दिल्ली में, नहीं दिल्ली में थे, कहाँ थे वो, हम लोग को ऐसे पूछते थे, चमका, हम लोग बोलते थे चमका, मतलब समझ में आया। ठीक है, तो हम लोग को कॉपी करेंगे अब। ठीक है बॉस, सब ठीक है ना? ऑटो वाले से झगड़ के आए हो क्या? अच्छा, तो लायबिलिटीज का मतलब हम लोग को चमका, कैपिटल अकाउंट सबको समझ में आया? कोई ऐसा है जिस बोले कि कैपिटल अकाउंट का मतलब नहीं समझ पा रहा हूं? ओके, लोन का मतलब हमने समझा? लोन का मतलब तो सबको पहले से ही पता था यार, है ना, मैंने क्या उसमें ऐड कर दिया? क्यों, तुमको तो पहले से सब पता होगा लोन का मतलब क्या होता है। बोल दो नहीं पता था, देखो इसको सब पता था पहले से। तो यहां आके क्या नया सीखा? फिर कुछ नहीं सीखा। लोन में कुछ सीखा? यहां आके लोन के बारे में क्या सीखा? लोन के संदर्भ में क्या सीखा? कक्षा 4वीं तक मैं भी हिंदी मीडियम पढ़ा हूं ना, अब बहुत हिंदी आती है मेरे को अच्छे से। हाँ, लोन के संदर्भ में हमने क्या सीखा? किस किस टाइप के लोन होते हैं, ओके, और एक सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्या हो सकता है। सोचो, याद करो, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन में हम नाम से फर्क बता सकते हैं? नाम से फर्क बता सकते हैं? बताओ, सिक्योर्ड मतलब? बिल्कुल गलत, नहीं, जोर से बोलो। जो बैंक से लोन लेते हैं वो बैंक के लिए सिक्योर्ड रहता है, उसके अगेंस्ट में वो कुछ गिरवी या कुछ गिरवी, डॉक्यूमेंट, जब किसी लोन में कुछ गिरवी रखा जाता है तो वो लोन देने वाले के लिए, जिसने पैसा दिया है उसके लिए सिक्योर्ड हो जाता है ना बाबा। सिक्योरिटी हो गई ना, मेरे पास सिक्योरिटी आ गई, क्या आ गया? गिरवी आ गया। क्या आ गया गिरवी? सामान, गोल्ड, प्रॉपर्टी, किसी की बनी बनाई FD। मान लो मेरे पास ये FD पड़ी है 50 लाख की, मैं तोड़ना नहीं चाहता मेरे बेटी की शादी के लिए, ठीक है, मैं तोड़ना ही नहीं चाहता, वो लंबी चलने वाली है, लेकिन मेरे को अभी 20 लाख रुपए की जरूरत है। तो बैंक उस FD को सिक्योरिटी बना लेगी, लॉक कर देगी अपने पास, और उसके बदले में 20 लाख रुपए का लोन तुरंत दे देगी। 20 नहीं, पूरे 50 तक का दे देगी, मतलब 100% सिक्योरिटी उसके पास। तो आप पूरा 50 का 50 लेके भी भागोगे तो वो पूरा सिक्योर्ड है, वो पूरा 50 ले लेगा अपना, समझ गए आप? और वो सब ऑफिशियली डॉक्यूमेंट के साथ होता है। आप अपनी FD को बाकायदा मॉर्गेज करते हैं बैंक में, ठीक है। ये कई किस्म के लोन के लिए किया जा सकता है। तो जब हम सिक्योर्ड लोन लेते हैं तो वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लोन जो है वो सिक्योर्ड है, कुछ ना कुछ गिरवी रखा गया है, चाहे वो लोन लेने वाले के हिसाब से देखा जाए चाहे देने वाले के हिसाब से जाए। लोन सिक्योरिटी जो है उसका स्वभाव बदलता है क्या? लोन जो सिक्योर्ड है उसका स्वभाव बदलेगा क्या किसी के भी हिसाब से देखा जाए? नहीं ना।
तो हम जब बैलेंस शीट में सिक्योर्ड लोन लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये देखो कि ये लायबिलिटी साइड है कि नहीं है। तो ये मेरा लोन है कि किसी और का लोन है? ये मेरा लिया हुआ लोन है, तभी मेरे लायबिलिटी में दिख रहा है। और लोन का नेचर क्या है? लोन का स्वभाव क्या है? सिक्योर्ड। लोन का स्वभाव क्या है? और उसके अलावा एक लोन का स्वभाव अवेलेबल है, वो क्या है? तो उसका विपरीत जिसमें सिक्योरिटी। ठीक। अब किसी भी गिरवी को आगे से भविष्य में अगर एक शब्द से याद रखना है बैंक की भाषा में, तो वो क्या है? सिक्योरिटी। किसी भी गिरवी वस्तु को अगर दिमाग में एक शब्द देना है, चाहे गोल्ड चाहे प्रॉपर्टी, तो उसको हम बोलेंगे सिक्योरिटी। ठीक है। सिक्योरिटी। फिर लोन के जब हम संदर्भ में बात करेंगे, लोन के केसेस के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे ना, तो पता चलेगा कि सिक्योरिटी के भी टाइप्स होते हैं कुछ। ठीक है। फिलहाल इतना समझ लो कि अगर हम सिक्योर्ड लोन की बात कर रहे हैं तो क्या चीज का इन्वॉल्वमेंट हो गया? सिक्योरिटी। ठीक है। सिक्योरिटी की यहां पर बात होगी। नेक्स्ट आते हैं करंट लायबिलिटी। कौन बताएगा इसका मतलब? शुरुआती क्लासेस में डिस्कस किए हैं। 12 मंथ के अंदर जो लायबिलिटी क्लियर होने के आसार हैं वो करंट लायबिलिटी बन जाते हैं। दो शब्द मिलके यहां पर जुड़ रहे हैं, करंट और लायबिलिटी। तो लायबिलिटी मतलब देनदारी, पैसा देना है, हिसाब किताब पक्का है, रकम पक्की है, सौदा हो गया, कहीं ना कहीं एग्रीमेंट है, लीगली आप बाउंड हो, दोगे ही दोगे। बिजली का बिल दोगे ही दोगे, टेलीफोन का बिल दोगे ही दोगे, सप्लायर से माल लिए हो पैसा उसको दोगे ही दोगे। ठीक। तो जितना पैसा आप लोन लिए हो पैसा दोगे ही दोगे। ये सारी आपकी लायबिलिटी है। ठीक। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। अब इसकी दूरी के हिसाब से इसको दो हिस्से में बांट दिया गया है। जो बहुत दूर तक लौटानी है तो उसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक। या है ना, या जो बहुत जल्दी निपटानी है उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। इतना पता है? इतना तो शब्द से समझ में आ रहा है। तो जो शॉर्ट टर्म होती है उसको करंट लायबिलिटी बोलते हैं। हर शॉर्ट के साथ करंट शब्द साथ साथ चलेगा हमेशा। ये आप लोग को जगह जगह दिखेगा। जहां जहां करंट लिखा है मतलब वो सोचना ताजा ताजा बात हो रही है। जहां जहां शॉर्ट लिखा है वहां सोचना एकदम छोटे समय की बात हो रही है। ठीक है। तो छोटा समय का 10-15 दिन, 1 महीना होता है छोटे समय जिसको बोलते हैं, ध्यान रखना। लगभग 1 हफ्ता, 1 महीना, ये सब शॉर्ट में आएगा। 3 महीना भी शॉर्ट में आ जाएगा। लॉन्ग में क्या आता है? 12 महीना, 12 महीने से बाद। ठीक। कुछ कुछ केसेस में 9 महीने को भी लॉन्ग टर्म बोला जा सकता है। जैसे फसल की बात करो तो 9 महीने में तो फसल उग के कट जाती है, तो वो उसके लिए लॉन्ग टर्म है। इस संदर्भ में बहुत सारी बातों को हम बदल सकते हैं। ठीक है। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का मतलब, शॉर्ट का मतलब छोटा, लॉन्ग का मतलब बड़ा, ये तो सबको पता है ना। इसी को याद रखना है। इसकी कोई फिक्स परिभाषा डेट और टाइम को लेके कहीं भी नहीं है। ठीक। अगर एकदम दिन भर के संदर्भ में बात किया जाए तो शॉर्ट टर्म का मतलब 1 घंटा 2 घंटा होगा, और अगर 1 महीने के रेफरेंस में बात किया जाए तो शॉर्ट टर्म 1 हफ्ता भी हो सकता है। ठीक। और हम करंट और नॉन करंट को ऐसे जोड़ के देखेंगे। तो करंट का मतलब शॉर्ट या लॉन्ग? करंट का मतलब शॉर्ट या लॉन्ग? और नॉन करंट मतलब क्या होगा? ठीक। तो नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, मतलब वो शॉर्ट या लॉन्ग किसकी बात कर रहा है? नॉन करंट लायबिलिटी मतलब। तो यहां पर नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी है? ढूंढ के बताओ तो मेरे को। इस पूरे लायबिलिटी में नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी है? बताओ तो मेरे को ढूंढ के। यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कौन सी होगी? लोन्स हो सकते हैं, क्योंकि लोन जनरली 4-6 महीने के लिए नहीं होते हैं जनरली। तो लोन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो सकती है, नॉन करंट लायबिलिटी। और शॉर्ट टर्म में क्या होगा? प्रोविजंस का मतलब जानते हो? ठीक है, समझेंगे। और क्या बोले प्रोविजन के अलावा? क्रेडिटर्स। ठीक है। शॉर्ट टर्म में आ गए, मतलब इनको पता है 12 महीने के अंदर अंदर इनको सल्टाना है, निपटाना है, पेमेंट करनी है। रोटेशन होता रहेगा। जैसे भाई आज मैंने जो माल खरीदा वो मान लो ये 12 महीने हैं, मैंने जनवरी में माल खरीदा। ठीक। फरवरी मार्च का मेरे को उधार मिला और मार्च में मैंने पटा दिया। तो जो जनवरी में माल खरीदा मैंने फरवरी में कुछ खरीदा होगा? फरवरी में भी तो कुछ खरीदा होगा। मेरा बिजनेस तो चलते रहेगा ना भाई। तो मैंने इसी कंपनी से जनवरी में खरीदा, 2 महीने का क्रेडिट, मार्च में पेमेंट करनी है, ध्यान रखना।
उधार चालू है, 1 महीना हो गया है, दूसरे महीने मैंने फिर माल खरीदा, क्योंकि मेरा बिजनेस है, माल तो खरीदना है ना, वो भी दे रहा है उधार। कपड़े वाले लोग हर महीने माल खरीदते हैं, 3 महीने का क्रेडिट मिलता है, तो बीच में खरीदी बंद हो जाती है क्या? नहीं। तो जब मैं यहां पहुंचा तो फिर माल खरीदा, यहां 10 लाख का माल खरीदा, यहां 10 लाख का माल खरीदा। तीसरे महीने मेरे को क्या करना है? और माल खरीदना भी तो है, फिर खरीदना है तीसरे महीने में, तो पेमेंट करनी है। अब देखना कितना उलझते जाएगा, ठीक है। तो मैंने तीसरे महीने में कौन सी पेमेंट की और क्या किया? और माल खरीदा। अब माल मैंने 15 लाख का खरीद लिया, क्योंकि मेरी गुडविल अच्छी हो गई, मैंने पुराना 10 लाख चुका दिया और ड्यू डेट पे चुकाया, तो मेरी गुडविल अच्छी हो गई। अब मैंने 15 लाख का माल खरीद लिया, अब मैंने 15 लाख का माल खरीद लिया। अभी महीना कौन सा चल रहा है? तीसरा, मार्च, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे क्या? इस बैलेंस शीट में मेरा बैलेंस क्या था? 10 लाख रुपए क्रेडिट, 10 लाख रुपए मेरी बैलेंस शीट में उधार दिख रहा था, ठीक है। इस बैलेंस शीट, अच्छा बैलेंस शीट दोबारा बना सकता हूं मैं? बैलेंस शीट दिन में 10 बार बना सकता हूं? बैलेंस शीट दिन में 40 बार बना सकता हूं, हर सेकंड एक बैलेंस शीट बना सकता हूं, ठीक है। मैं बना सकता हूं, इतनी बैलेंस शीट बन सकती है, बैलेंस शीट अलाउ करता है। बैलेंस शीट सिर्फ साल में एक बार नहीं बनती। तो इस बैलेंस शीट में मेरा दिख रहा है 10 लाख का उधार, इस बैलेंस शीट में दिख रहा है 20 लाख का उधार। उस बैलेंस शीट में उधार कितना दिख रहा है? थर्ड बैलेंस शीट में, चलो उस बैलेंस शीट में मेरा, थर्ड बैलेंस शीट में मेरा उधार कितना है? 20 लाख। गलत, सही। पहले वाले का 10 निपट गया, ये वाला 10 तो बचा है ना, फिर उसके बाद 15 लिया, 25, ठीक है। वो 15 परचेजिंग थी। चौथे महीने में 27 की न्यू परचेज, बताओ बैलेंस क्या है? तो सिंपल ही तो करना है यार, नया उधार जोड़ दो, पुराना हिसाब माइनस कर दो जितना दे दिया। तो नया उधार कितना जोड़ लिया उसने? 25 प्लस 52 माइनस दूसरे महीने का कितना हुआ? ये लॉजिकल माइनस प्लस हुआ कि बहुत बड़ा मैथ्स पढ़ा दिया मैंने? पूरा का पूरा अकाउंट्स यही है, पूरा का पूरा अकाउंट्स यही है, 100% अकाउंट यही है। क्योंकि अकाउंट की सबसे उच्चतम चीज क्या है? बैलेंस शीट। सबसे ऊंचाई पे क्या है? किसी देश की भी बैलेंस शीट बनती है, इंडिया की है, अमेरिका की है, गूगल करो मिल जाएगी, रशिया की है, चाइना की है, हर देश की बैलेंस शीट होती है, हर संस्था की बैलेंस शीट होती है, हर बिजनेस की बैलेंस शीट होती है, हर इंसान की बैलेंस शीट होती है, यहां तक कि एक नवजात बच्चे की भी बैलेंस शीट बना सकते हो। आप बना दो ना कि मेरे बच्चे को पैदा होते ही क्या गिफ्ट मिला, लिफाफे मिलते हैं, चांदी मिलता है, कई लोग को सोना मिलता है, कई लोग को गिफ्ट मिलते हैं। आप बना दो बैलेंस शीट, गिफ्ट रिसीव्ड, एसेट यानी कि टॉयज अकाउंट डेबिट टू, वैल्यू नहीं मिलेगी ना आपको। चलो कैश की वैल्यूएशन कर लो, चलो सोने की कर लेना, चांदी की कर लेना, उसकी तो कर सकते हो, खिलौनों की छोड़ो। आपने चांदी, सोना और सब बच्चों के महंगे कुछ मिला होगा तो उन सबको एक बैलेंस शीट में डेबिट करते गए, एसेट्स मिल रहा है, और गिफ्ट इनकम को क्रेडिट करते गए। क्या बच्चे की बैलेंस शीट बन के रेडी हो जाएगी? क्या 18, 19, 20 साल और पूरे लाइफ टाइम तक बैलेंस शीट बन सकती है? पैदाइशी बन सकती है तो मरते तक नहीं बन सकती? बैलेंस शीट हर चीज की बन सकती है, हर जहां पैसा है वहां बैलेंस शीट बनेगी। क्योंकि बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस बताने वाली, बैलेंस बताने वाली, और बैलेंस हर चीज का होता है भाई। जिस चीज को नापा जा सकता है उस चीज का बैलेंस होता है। हवा को नाप सकते हो ना? नहीं नाप सकते वॉल्यूम में। लीटर क्या होता है बाकी? ये तुम्हारा गैस में जो सिलेंडर में तुम्हारा 14 किलो 15 किलो लिखा रहता है, क्या होता है ये? गैस को कैसे नाप के 14 किलो में लिखते हैं? वॉल्यूम से नापा जा सकता है हवा को। अगर हवा को नापा जा सकता है तो क्या ये बताया जा सकता है कि सिलेंडर में कितनी हवा बची है? क्या ये बताया जा सकता है? पॉसिबल है? क्या बिजली को नापा जा सकता है तो ये बताया सकता है कि बैटरी में कितनी बैटरी बची है या कितना करंट बचा है? क्या बिजली को नापा जा सकता है? हाँ, जिस चीज को नापा जा सकता है उस चीज का क्या कोई बैलेंस होगा ही होगा, चाहे वो जीरो क्यों ना हो। मैंने लोन लिया है कितने का? जीरो का। नहीं बोल सकता मैं, और मैं गलत होऊंगा क्या? मैंने इन्वेस्टमेंट की है कितने की? 500 हजार करोड़, गुड जीरो की। क्या मैं मैथ्स को फिर भी खेल नहीं सकता?
खेल सकता हूं ना, यानी कि हर बात की वैल्यू होती है। वैल्यू का ही तो मतलब है बैलेंस अकाउंट्स की भाषा में, यानी कि किसी चीज को प्लस माइनस के बाद आखिरी में क्या बचा, वही है बैलेंस। और ये सब कुछ इसी लॉजिक से चलते हैं, प्लस माइनस लास्ट में बैलेंस। पूरी दुनिया इसी लॉजिक में चलती है। चाहे ट्रंप का बैंक बैलेंस क्यों ना हो, वो प्लस माइनस में ही बैलेंस निकालेगा लास्ट में। चाहे अमेरिका की बैलेंस शीट हो, चाहे आरबीआई की बैलेंस शीट हो, चाहे आरबीआई का सोना हो, चाहे मेरे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस क्यों ना हो, चाहे मेरे बिजनेस का कोई दूसरा बैलेंस हो, हर बात प्लस माइनस से निकाली जा सकती है, निकाली जा सकती है। शार्क टैंक देखते हैं सब लोग। शार्क टैंक में देखेंगे कि जो शार्क्स बैठे हैं वो भी कई बार नए शब्दों का प्रयोग करते हैं, और जो पिच करने आते हैं पिचर्स, वो लोग भी कई बार नए शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सारे बिजनेस के नए नए शब्द होते हैं, अक्सर आप लोग को कई बार समझ नहीं आए होंगे। इस बात को चैनल वाले भी जानते हैं, तभी नीचे में उसका मतलब को ऐसा डिस्क्राइब करके लिख देते हैं, क्योंकि लोग पहली बार सुन रहे हैं वो जानते हैं। क्या उतने वर्ड्स को भी आपने सीख के या कंठस्थ किया है? जितने लोगों ने भी शार्क टैंक देख लिया, वो सारे नए शब्द थे। कई बार तो मुझे कितने शब्द मिलते हैं नए सीखने को। हम लोग 10, 12, 15 साल से खाली यही कर रहे हैं, 16 साल से टू बी एग्जैक्ट। और अगर मैं अपने अकाउंट्स की भी, कॉमर्स की 11, 12 को भी काउंट कर लूं, डेबिट क्रेडिट को जब से हमने सीखना शुरू किया था, जो आप लोग सीख रहे हो, तो आज उस बात को 18 साल हो रहे हैं। और आज भी हम लोग को नए शब्द मिलते हैं, जबकि हम लोग फुल टाइम यही काम करते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से सीए की पढ़ाई करके फिर कुछ और कर रहे हैं लाइफ में, यही काम दिन रात कर रहे हैं हम लोग। तो लर्निंग कभी खत्म नहीं होगी, एजुकेशन कभी खत्म नहीं होगी। अगर थकते हो एजुकेशन से कि बस किसी तरीके से रगड़ रगड़ के करना है और बस मिल जाए वो डिग्री और हाथ में डिग्री होगी रे, तो वो काम नहीं आएगी डिग्री, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। क्योंकि अगर पढ़ के कुछ करने का आउटपुट आपको ज्यादा दिख रहा है कि मैं एमबीए कर लूंगा तो मिल जाएगा अच्छा कुछ, या मैं बीबीए कर लूंगा तो मिल जाएगा अच्छा कुछ, अगर पढ़ के वो मेहनत करने से कनेक्शन दिख रहा है कि मैं इतनी मेहनत कर लूंगा और वो मिल जाएगा, चलो इतनी तो करनी है, फिर उसके बाद कभी नहीं करनी है, तो मेरे ख्याल से अगर वो आपकी आखिरी मेहनत है तो फिर आगे तो पहाड़ है, पहाड़ वो दूसरे रूप में है। तो इतने से पढ़ाई से तो पहली बार डर खत्म कर दो, कुछ नहीं है ये पढ़ाई। इस पढ़ाई को जब तोड़ मरोड़ के दुनिया इस्तेमाल लेगी ना, तब आपको सब याद आ जाएगा पढ़ाई। ठीक है। कुछ सीए करोड़पति बन गए सिर्फ एक फील्ड चुन के, सिर्फ एक फील्ड, सिर्फ लोन कराते हैं साल भर। कितने का लोन कराते हैं? 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, ठीक है, मतलब 25 करोड़, 50 करोड़। स्किल क्या चाहिए लोन कराने की? बताओ, 50 करोड़ का लोन कराने की स्किल क्या चाहिए? बैलेंस शीट पढ़ने आना चाहिए, क्योंकि वहां पर नहीं चलेगा आपको खाली दलाली करना कि इधर का लोन केस ले जाए, डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए, तो यहां से आपको काम नहीं बनेगा। ये प्योर दलाली का काम नहीं रह जाएगा आप। जबकि एकदम निचले स्तर के लोन में आ जाओ, 1 लाख रुपए का बिजनेस लोन, ये प्योर दलाली का काम है, क्योंकि सब कुछ बैंकर करने को तैयार है, आपको सिर्फ ग्राहक देना है। प्योर कमीशन एजेंट, ठीक है। कमीशन एजेंट के भी कितने नए शब्द पढ़ोगे आप लोग। कैनवासिंग एजेंट को भी कमीशन एजेंट बोलते हैं, हिंदी में दलाली। और उसके अलावा एक इंग्लिश में और वर्ड है लाइजनिंग, ये थोड़ा बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं, ये थोड़ा लीगल टर्म्स में ज़्यादा यूज होता है। और लाइजनिंग का मतलब दलाली से जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसी का एडवांस रूप है, ठीक है। उसमें बहुत स्किल लगता है उसको काम को करने में। ये मंत्रियों के बीच में आप लोग ये सब चीज़ें देखोगे, वकीलों के बीच में देखोगे, ठीक है। सीए लोग भी करते हैं, ये बहुत एडवांस लेवल का, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ इधर का पहचान होना काफ़ी नहीं है, बीच में मॉडरेटर का काम करना पड़ता है। आर्बिट्रेटर सुने हो? एक प्रोफेशन है आर्बिट्रेटर। जब भी 2 लोगों में विवाद होगा, ये प्रोफेशनल के पास लोग जाएंगे। जैसे आप डॉक्टरों के पास जाते हो, बीमार होते हो, तो जब भी 2 लोगों में विवाद होगा बिजनेस के टर्म्स में, आर्बिट्रेटर के पास जाने का रास्ता खुलता है। वो सरकारी आदमी एक तरीके से ऑथराइज्ड है, वो आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनेगा। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स में लॉजिक बाद में लगाने होते हैं। जज के टाइप के जो इमोशन बोल लो, या एक तरीके से उनका एक्सपीरियंस बोल लो, जो लगाना होता है, वो अकाउंट्स में बाद में आता है, बहुत बाद में। जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम लोग अकाउंट्स में,
उसके पहले एक फील्ड होती है सिर्फ इन एनालिसिस करना है बने बनाए अकाउंट्स का। आपको उसके मतलब डिसीजन में कन्वर्ट नहीं करने, जो डिसीजन लेता है ना वो एडवांस काम हो गया। आपको उसके एनालिसिस निकालने। अगर मैं आपको बता दूं कि लोन लेना बुरी चीज है, तो आप जब जब ज्यादा लोन देखोगे तब तब बोलोगे बुरा है क्या? लेकिन आपको यह पता है कि लोन बुरी है कि अच्छी, इसके नापने का भी एक औजार होता है, एक हथियार होता है अकाउंट्स में। तो अब ये आर्बिट्रेटर के पास पहुंच गए दो लोग कि सर इसने मेरा पैसा चुरा लिया। ये बोलेगा मैं ऐसे बताता हूं, है ना, इधर और लेफ्ट और राइट अच्छा आएगा कि ये बीच में आर्बिट्रेटर बैठे हैं आप, और ये बोल रहा है कि इसने मेरा पैसा चुरा लिया। ये बोल रहा है काहे का चुराया? सौदा हुआ था, रेट बदल गया शाम होते होते, तो उससे थोड़ी ना सौदा बदल जाएगा। ये कह रहा है सौदा हुआ था। ये कह रहा है नहीं, मैंने तो दिन के आखिरी में हिसाब लिखा था जब रेट बढ़ गए थे, सौदा हुआ था लेकिन ऐसा ऐसा पैसा, कुछ कहानी बताने लग गया। ये बोला सौदा हुआ था, इस बात का कोई कंफर्मेशन है? ये आर्बिट्रेटर पूछ रहा है फोन में कॉल हुआ था, उसमें रिकॉर्डिंग है। तो ये बोला अरे लिखित में थोड़ी है, तुम यार एआई से कुछ भी रिकॉर्डिंग सुना दोगे। ये बोला भाई रिकॉर्डिंग है मेरी, सुन लो, मेरा फ़ोन आपके सामने है, जो साइंटिफिक टेक्निकल एनालिसिस करवाना है, फ़ोन का आपको रिसर्च करवाना है तो करवा लो कि मैंने इस फाइल को टेम्पर नहीं किया है, ये ओरिजिनल फाइल है। क्या इस बात को चेक किया जा सकता है लैब के माध्यम से? बहुत हद तक हाँ। उसके बाद भी एक्सपर्ट्स होते हैं जो उसको भी फेल कर सकते हैं। खैर, हमारे आम लोगों के आसपास हम इसको भी टेम्पर कर सकते हैं, तो उसको टेम्पर चेकिंग भी किया जा सकता है, ठीक है, कि उस फाइल को उसने चेंज तो नहीं कर दिया। अब ये आर्बिट्रेटर साइंस लगा रहा है, अकाउंट्स का साइंस लगा रहा है, सरकारी साइंस लगा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाम की कोई चीज होती है जो इनको बाध्य करती है कि एक बार एग्रीमेंट भले ही वर्बली हो क्यों ना गया हो, वो आप दोनों बाध्य होते हो। ये आदमी को गलत ठहरा है, आर्बिट्रेटर का डिसीजन आ गया, ये आदमी जीत गया कि भाई सौदा हुआ था, सौदे की कीमत होती है और मुंह जबानी कीमत भी होती है सरकारी एग्रीमेंट एक्ट के तहत, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत। एग्रीमेंट की जो परिभाषा है वो यही है। आप ये कोर्ट कचहरी भी जाएंगे तो यही जीतेगा, ठीक है। तो हम कैसे कैसे प्रोफेशंस में पहुंच रहे हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं, किस लाइन को चूज सकते हैं। आपको पता है सन्ड्री क्रेडिटर्स में भी काम होता है, वसूली रिकवरी एजेंसीज होती हैं, पता है आप लोग को? ये बाकायदा इतने बड़े लेवल पे काम करती हैं कि आप लोग इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बना सकते हो। हजारों करोड़ की स्टार्टअप बने इंडिया में पिछले 10-20 सालों के अंदर अंदर। इस सेगमेंट में कंपनियां खड़ी हुई है लोन और क्रेडिटर्स की रिकवरी करके देने की। हम लोग सोच भी सकते थे कि ऐसी भी एक कंपनी हो सकती है। अरे कंपनी हर बात की हो सकती है, प्रॉब्लम क्या है उसको ढूंढो। क्या आपको नहीं लगता बैंकर्स के लिए लोन की ईएमआई को रिकवर करना या बिजनेसमैन के लिए ग्राहक का उधार को रिकवर करना एक हेडेक है? क्या लगता है ये आपको? तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर दिया किसी ने। और इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन छोटा नहीं हो सकता कि आप अपने मोहल्ले का रिकवर करके दे रहे हो। हाँ, आपसे बैंक सेवा ले लेगी क्योंकि उसको अल्टीमेटली काम होकर मिल रहा है, लेकिन क्या आप इसमें बिजनेस खड़ा कर पाओगे? तो बिजनेस खड़ा कर सकते हो आप एक। और कैसे? ये काम को अगर आप गुंडई टाइप करो कि ऐसा जाके किसी सेठ के यहां बैठ गए, पान खा रहे हो, पूरा सोना पहना हुआ है ना, और बाहर एक महंगी सी 50 लाख की गाड़ी है, और सेठ कौन है? वो अरबपति है। मैं कौन हूं? मैं दादा हूं, गुंडा हूं, और मेरा भी अपना औहदा है। आ जाओ। ऐसे बैठ रहे हैं, बोलो। तो वो जो सेठ है बहुत बड़ा बिल्डर है, बहुत बड़ा बिल्डर है, मतलब हीरो हीरोइन तक लोग इससे फ्लैट खरीदते हैं। 1,000 फ्लैट के एक प्रोजेक्ट है। अब इसके बहुत सारे पैसे अटके हुए हैं, कस्टमर्स के पास कुछ विवाद चल रहा है। इतनी बड़ी कंपनी है कि बैंक से लोन नहीं करवाइए, खुद ही लोन कर दिए कस्टमर का। कर सकती है, कर सकती है। होम लोन है, होम फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड खड़ी कर दी उसने, पैसे रिकवर नहीं हो रहे। गुंडा आ गया, उसको बुलाया इसने कि सुनो, तुमको रिकवरी के लिए हर एक लोन के पीछे 10% दूंगा, मेरा 1 करोड़ फंसा है, तुम पूरा ले आए तो 10 लाख तुम्हारा। काम कितना सा है? काम कितना सा है?
जिसको जिसके पैसे मिलने हैं उसको दिलवा देना। मेरा पैसा है क्या? मेरी तो सिर्फ मेहनत है, मेरा इन्वेस्टमेंट है क्या? नहीं, लेकिन मेरी एक स्किल लगेगी, गुंडई लगेगी। ठीक, यही प्रॉब्लम को हम कितने सालों से देखते आ रहे हैं। क्या ये अभी भी हो रही है? यस। क्या इस बारे में कई बार न्यूज़ मीडिया कवरेज भी हो चुका है? हो चुका है। उसके बाद भी ये खत्म नहीं हुई है। तो कुछ कंपनियों ने ये प्रॉब्लम को समझा कि ये गुंडई ना तो करने वाले को जनरली पसंद आती है, ना उसको बुक करने वाले को पसंद आती है, क्योंकि वो चाहता नहीं है ना, उसके भी तो 10% एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं। वो किसी भी गुंडे को नहीं, XYZ को भी पैसे क्यों ही दे, जो पैसे मेरे को मिलने ही वाले हैं। लेकिन अब मरता ना करता क्या करता, पैसे तो पूरे डूबने वाले हैं, 90 लाख ही मिल जाए तो मैं गुंडा लेके नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा। तो ये बुक कर रहे हैं लोग, और जो भुगत रहा है उसको तो बुरा लग ही रहा है। तो 3 पार्टी इन्वॉल्व है, तीनों पार्टी को यहां पसंद नहीं आ रहा अपना काम। ठीक, किस सेगमेंट में आप अपना काम ढूंढ सकते हो आपको अंदाजा भी नहीं है। इतनी बारीकी से घुस के प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आप बोलोगे कि मैं अकाउंट सीख के किसी के यहां टैली चलाने लग जाऊं, तो आप पता है कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, सीख इतना सारा रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो सिर्फ इतनी सी डेटा एंट्री। ठीक है, उस प्रॉब्लम की भी एक वैल्यू है, वो गलत नहीं है, लेकिन क्या वो अंत है? नहीं, वो शुरुआत हो सकती है। ठीक है, तो हम लोगों को प्रोफेशन के बारे में भी इतना ध्यान देना है, इतना समझ के चलना है कि प्रोफेशन या काम किसी एकदम सुई बराबर बारीकी से होता है, सुई बराबर बारीकी से, कि आपको 1000 सुइयां दे दी गई है और सब में से कोई एक चुननी है, और सब सुइयां दिखने में एक जैसी लग रही हैं, और वो उतनी ही छोटी है जितनी सुई होती है, और आपको उसको बारीकी से नापना है कि क्या फर्क है, क्योंकि एक चुनना है, सिर्फ दोबारा मौका नहीं मिलेगा लाइफ में। तो एक एक सुई को जब चुनोगे ना, तब समझ में आएगा करियर चुनना क्या होता है। और ये प्रोसेस 8वीं कक्षा से शुरू हो जाता है, 7वीं 6वीं से भी शुरू हो जाता है। क्या आपको पूरी बैलेंस शीट समझ में आती है? क्या आपने पूरी बैलेंस शीट के एक एक वर्ड को इतनी बारीकी से समझा है कि आपको अकाउंटिंग भी करने आया, आपको एनालिसिस करने भी आया, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने भी आया? क्या आपने बैलेंस शीट को इतनी बारीकी से कभी समझा है? लेकिन क्या आपने कुछ स्टेशन घूम लिए, कुछ स्टेशन का राउंड मार लिए? देखो हमने क्या क्या समझा। अब हमको फिक्स्ड एसेट्स का मतलब पता है, हमको एसेट्स का मतलब पता है, हमको करंट एसेट्स का मतलब पता है। लोन्स एंड एडवांसेस एसेट साइड में क्यों दिख रहा है भाई? लोन्स एंड एडवांसेस एसेट साइड में क्यों है? हम दिए होंगे, एसेट तभी है, बात खत्म। अब उसकी बारीकी में जाने का काम अलग है, लेकिन ऊपर से दिखा रहे हो तो ऊपर से बता दूं मैं, ऊपर से इतना ही बात करना है, अंदर तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक। तो हम स्टॉक समझ चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक पे शायद इतना फोकस नहीं किया अभी हमने, लेकिन हम स्टॉक जानते हैं, बैंक अकाउंट जानते हैं, कैश जानते हैं, एडवांस शब्द। अच्छा, ये वाले शब्द बहुत लोग पहले दिन फंस रहे थे, क्या अब इसका पूरा मतलब निकाल सकता है कोई? तो एडवांसेस यानी कि जो पैसा हमने दे दिया किसी भी एडवांस के रूप में, कुछ भी हो सकता है, मशीन का एडवांस हो सकता है। रिकवरेबल, जो मैं चाहूं तो रिकवर कर सकता हूं, यानी कि वापस मांग सकता हूं। इन कैश यानी कि बैंक अकाउंट में या रोकड़ में, और इन काइंड यानी कि किसी दूसरे रूप में भी। ठीक है, इन काइंड का मतलब हम अच्छे से बाद में समझेंगे, शब्दों में जाएंगे बाद में। फॉर वैल्यू टू बी रिसीव्ड मतलब किसी भी रूप में उसका अगर वैल्यू मिलता है, अगर उसकी रकम निकाली जा सकती है तो वो यहां आएगा, और वो आपका रिकवरेबल है, वो आपका एसेट है, और वो एक तरीके का एडवांस है। तो इतनी बारीक बात करने की क्या जरूरत है? सीधा बोलो ना, पैसा मिल सकता है। हाँ, इसीलिए वो एसेट की कैटेगरी में है, सीधा बोल रहा हूं। लेकिन अकाउंट सीधा नहीं चलना चाहता, वो अपने शब्दों को अपने ही शब्दों से अलग अलग मतलब बताना चाहता है, ताकि आप उनके एनालिसिस में उसको यूज कर सको। ठीक है, अगर वो बोल रहे हैं ना इन काइंड, तो वो एक स्पेसिफिक मतलब की बात कर रहा है, फिर उसको दूसरे मतलब से नहीं जोड़ेंगे हम। वो बोल रहे हैं ना इन कैश, मतलब क्लियर है कि या तो रोकड़ मिलने वाला है या बैंक खाते में मिलने वाला है। कैश और कैश, कैश और कैश, ये वर्ड याद रहेगा। नेक्स्ट, डिपॉजिट्स। दिख रहा है कि डिपॉजिट मतलब कहीं ना कहीं किसी को डिपॉजिट करना। सिंपल बता दूं आपको, अब ये एसेट साइड है, इसका मतलब मैंने जमा किया है कि मैंने लिया है। अगर ये एसेट साइड में है तो मैंने डिपॉजिट कहीं जमा किया है या मुझे मिला है? क्योंकि कौन सा साइड है?
क्या मेरी एफडी यहीं आएगी? क्या मेरे सप्लायर को दिया हुआ सिक्योरिटी डिपॉजिट जो वन टाइम दिया हूं मैं, 5 लाख रुपए पड़ा हुआ है हमेशा लाइफ में, क्या वो यहीं आएगा? मैं बैंक हूं और मेरे पास आके एफडी की है कस्टमर ने, क्या वो यहीं आएगा? मैं बैंक हूं और मेरे पास पैसे लाके किसी ने एफडी कर दी है, फिक्स डिपॉजिट बनाया है, तो मैं यहीं पर दिखाऊंगा डिपॉजिट्स में? तो क्या सिर्फ शब्द के मतलब पे जाना है या कहां प्लेस हुआ है उसको भी देखना है? दोनों आना चाहिए, सिर्फ एक से भी काम नहीं चलेगा। तो जब डिपॉजिट्स एसेट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, जमा किया है हमने पैसा, मेरा पैसा मुझे मिलेगा, किसी न किसी प्रकार का डिपॉजिट है, तो वो मेरे एसेट्स में जाएगा, एसेट्स में डिपॉजिट्स। अगर मैं बैंक हूं, मैंने किसी से डिपॉजिट लिया है, मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूं, मैंने बॉन्ड्स के मदद से किसी से डिपॉजिट लिया है और मुझे ब्याज भी देना है और उसको लौटाना भी है, तो क्या मैं यहां दिखाऊंगा? जोर से बोलो, क्या मैं यहां दिखाऊंगा? चमका, जोर से चमका, ठीक है। ध्यान रखना है कि सिर्फ शब्द भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कहां रखा गया है अकाउंट्स में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं और कंफ्यूज कर सकता हूं इसी डिपॉजिट वर्ड को लेके भी, धीरे धीरे होंगे ना, किसको जल्दबाजी है, ठीक है। अभी हम समराइज कर रहे हैं, बैलेंस विथ रेवेन्यू अथॉरिटीज, बोलो, बैलेंस विथ रेवेन्यू अथॉरिटीज, अरे मतलब बोलो हाँ, रेवेन्यू अथॉरिटीज का मतलब क्या होता है? सही जा रहे थे आप? टैक्स के अथॉरिटीज, टैक्स के डिपार्टमेंट। हमारे देश में, हर देश का नियम अलग होगा, पहले बता दूं, हमारे देश में हर डिपार्टमेंट को एक अथॉरिटी दी गई है और अथॉरिटी एक टीम बना के, कमिटी बना के होती है। जैसे ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रिलायंस एयरटेल जैसे कंपनियों के ब्रॉडबैंड इंटरनेट जैसे कंज्यूमर्स के राइट्स को और उस इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को ये मेंटेन करती है, तभी आपके साथ धोखा नहीं होता है। नहीं तो ऐसा हो सकता था कि रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाए लेकिन रिचार्ज पहुंचे ना आप तक, और फिर उसके लिए रोना गाना चेक करते रहो, कंपनी सोल्यूशन नहीं दे रही है। ऐसा हो सकता था, लेकिन ट्राई की मदद से नहीं हो रहा है। सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी एक अथॉरिटी है जो इस पूरे सेगमेंट के ऊपर है, सरकारी तंत्र है ये, ठीक है। इसको अलग कर दिया गया है कि रोज रोज की छोटी छोटी बातें मेरे से पूछना बताना यार, जो शेयर मार्केट में तुमको ठीक लगे अपना डिसीजन लेते रहना। ये किसने बोला? सेंट्रल गवर्नमेंट ने सौंप दिया अलग करके। और ऐसी कोई अथॉरिटी का एग्जांपल आप लोग दो। RBI, सारे बैंकों की और फाइनेंशियल अथॉरिटी भारत की, इसको भी सरकार ने ऐसे अलग टुकड़ा करके सौंप दिया, ये सब तुम संभालो। ED, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये मैं वैसे अच्छे से नहीं जानता हूं, लेकिन ये अलग से कोई अथॉरिटी नहीं है, ये कोई सरकार का एक एजेंसी है जो न्यूट्रल रहता है और जब उसको जैसी खबर मिलती है वैसा वो काम करता है, ठीक है। स्पेसिफिक नहीं, जैसे इनकम टैक्स स्पेसिफिक काम करेगा, सिर्फ इनकम टैक्स पे फोकस करेगा, लेकिन ED जो है वो सारे कानूनों पे फोकस करता है। यानी कि भारत के किसी भी कानून में अगर आपके ऊपर केस हो रखा है, अगर पहले से, तो ED आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। क्या ED नया केस बना सकती है उस केस से पहले? नहीं। अगर आपके ऊपर पहले से कोई कानून नहीं, कोई FIR नहीं हो रखी है, कोई कानून लागू नहीं हो रखा है, तो ED आपके ऊपर नहीं आ सकती। ये ED के ऊपर ही लिखा हुआ है, ED के कानून में ही लिखा हुआ है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। इनकम टैक्स, GST, ये छापे वो छापे, CBI, सबसे ऊपर आती है ED, सबसे ऊपर आती है ED, न्यूट्रल है वो। ऐसी और एक अथॉरिटी का नाम बता दो बस, जो सेंट्रल है, पूरे देश में है और जो आप जानते हो, जो सबसे ऊपर है किसी एक फील्ड के। क्रिकेट में कुछ होगा, समझ गए? वो पूरे कोड को बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, पता नहीं ऐसा कुछ फुल फॉर्म है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया, यस, बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया, BCCI का फुल फॉर्म, ठीक है।
ये क्रिकेट के ऊपर सबसे ऊपर अथॉरिटी है। ये रोजमर्रा में सरकार से कुछ बात नहीं करेगी, लेकिन ये सरकार के बराबर पावर रखती है, कुछ रूल बदल दी तो। ठीक है, तो हर उस अथॉरिटी को हम अथॉरिटी बोलेंगे, और उसके साथ हमारा कोई बैलेंस अगर पड़ा है तो बैलेंस विद अथॉरिटी कहलाएगा। ऐसा कौन सा बैलेंस हो सकता है जो मेरा सरकार के पास पड़ा है? ऐसा कौन सा बैलेंस हो सकता है जो मेरा सरकार के पास पड़ा है? कौन से टैक्स में, कौन से एक्ट में? हमने यहां इनपुट सीखा था जीएसटी एक्ट में, कि हमको उस एक्ट में यह बताया गया है कि आपको कभी किसी चीज का क्रेडिट मिलेगा, ऐसे ऐसे ढांचा होगा। क्या ये क्रेडिट हम लोगों को मिल रहा था? डेबिट कर रहे थे हम, तो उसका कानूनी रेफरेंस भी हमने देखा था, सेक्शन 16 अधिकार से मिल रहा था। तो बैलेंस शीट में नहीं दिखाऊंगा मैं, तो बैलेंस विद अथॉरिटीज। और मैंने बोला था कि उसके पैसे के मिलने का मेरे को दावा होना चाहिए, कानूनन हक होना चाहिए, पैसे क्लियर कट रकम में कैलकुलेटेड होने चाहिए, हवाबाजी में नहीं। तो वो बैलेंस शीट में दिखेगा। अच्छा, एक और एग्जांपल दे दो बस प्लीज, बैलेंस विद अथॉरिटीज का एक एग्जांपल और दे दो। सीएलओ का नहीं, एक एग्जांपल दो, बहुत फेमस एग्जांपल दो, और आप लोग उसका आधा पार्ट अच्छे से जानते होगे और आधा पार्ट नहीं जानते होगे। ऐसी कौन सी चीज है जिसको हमारी सरकार प्रमोट करती है बिजनेस में? भारत से माल बाहर, बाहर से माल बाहर भेजना, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट क्या सरकार प्रमोट करती है? क्या कुछ ना कुछ फायदे देती होगी? सब्सिडी वब्सिडी ये वो सब देती है। ठीक, उन फायदों में एक फायदा और आता है, वो होता है आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, तो एक वैल्यू का कर रहे होगे, एक रकम का कर रहे होगे, तो उस रकम पे एक फॉर्मूला बना देती है, इतना परसेंट उतना परसेंट जो भी, उतना आपको मैं अलग से क्रेडिट दे दूंगी। एक्सपोर्ट क्रेडिट्स बोलते हैं उसको। ठीक है, ये क्रेडिट्स रुपयों में भी कन्वर्ट होते हैं कभी ना कभी। पहले वो सिर्फ किसी सरकारी खाते में डिजिटली दिखाई देंगे, इकट्ठे होंगे, आपको सरकार को जानकारी देनी होगी कि इस तरीके से हमने ये इकट्ठा किया। फिर एक दिन बोलेगी सरकार ठीक है, महीने के आखिरी में आप इसका रिफंड निकाल लो। आप उसका रिफंड निकाल सकते हो। पता है वो किस चीज का रिफंड हो सकता है? जीएसटी का, आपके बैंक अकाउंट में। क्यों? सोचो 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 सोचो। मैं एक्सपोर्टर हूं, अब ये वही ग्राहक है ना जो इससे माल खरीदा है, ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना। ये वही ग्राहक है जिसकी हम शुरू से बात कर रहे हैं। इसका नाम दे देते हैं हम विजय। ये विजयी भव के नाम से इसका नाम रख लेते हैं। ये बिजनेसमैन विजय है, हम इसको आखिरी तक याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे विजय को। ये विजय जब किसी से माल खरीद के लाया था तो क्या इसे कुछ क्रेडिट मिला था और बैलेंस शीट में दिख रहा होगा? हम क्लियर है इस चीज को लेके? क्या ये माल कल को बेचेगा किसी को तो उसको आउटपुट टैक्स भी आएगा और वो पटाने जाएगा महीने के आखिरी में, सरकार से हिसाब करेगा, और क्या थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैश चालान भी पटाएगा? टीडीएस की बात नहीं हो रही है, जीएसटी की बात हो रही है। इधर से आउटपुट टैक्स इसको रिसीव होगा, उसके सरकार के पास लेके जाएगा, सरकार बोलेगी पूरा पैसा मत दो, थोड़ा सा काट लो, वो क्रेडिट हुआ, और थोड़ा सा जो बच गया वो दे दो कैश चालान के रूप में। क्या हमने देखा था 3 रुपए समथिंग का चालान पटा था 21 रुपए और 18 रुपए वाले केस में? याद आ रहा है? मैं विजय, मैं माल जो बेच रहा हूं ना, मलेशिया में बेच रहा हूं। अब तो पहला सरकारी नियम, ये हमारे कानून में लिखा है कि देश में लागू होने वाला टैक्स देश के बाहर के किसी जेब में बाहर नहीं डालेगा। पहला ये नियम समझ लो, ये जनरल नियम है। देश में लागू होने वाला टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, एक्साइज, पेट्रोल में लगता है, बीड़ी में लगता है, कार में लगता है, ये सारा टैक्स किसी बाहर के व्यक्ति के जेब में नहीं पड़ना चाहिए जो भारत से बाहर है। तो मैं विजय 118 रुपए का माल खरीद के लाया हूं, 18 रुपए जीएसटी इनपुट रखा है मेरे पास। मेरे नहीं थे ये 18, मेरे थे 18 रुपए, लेकिन क्या सरकार ने मेरे ऊपर इसका बोझ डालना है? क्या सरकार ने इस 18 रुपए का बोझ मेरे ऊपर डालना है क्या? मैं कौन हूं? मैं बीच का इंटरमीडिएरी, मैं मिडिल मैन हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं एंड कंज्यूमर नहीं हूं। और जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होने की वजह से किसके ऊपर पूरा लोड जाता है? फिर से बोलो,
जीएसटी का टैक्स का पूरा लोड इनडायरेक्ट टैक्स होने की वजह से किसके ऊपर पूरा लोड जाता है? ठीक है। अब यहां कंज्यूमर को तो सरकार बोल दी कि उससे पर टैक्स वसूलना नहीं है तुमको। मैं तो फंस गया, मेरे तो 18 रुपए लग गए, और वो क्रेडिट को क्या करूंगा मैं अब? और उधर बोल रही टैक्स नहीं लगाना है। तो मैं एक काम करता हूं ना, मैं मेरे जेब से कितने लगे थे? 118। हमने कितने का बेचना था? 150। और उसके बाद हमको टैक्स भी मिलना था। 150 प्लस टैक्स कितना हो रहा था? 177। 100 कितना हो रहा था? 171 समथिंग हो रहा था। 150 प्लस टैक्स, मैं तो पूरा 171 लूंगा, या ज्यादा से ज्यादा 150 मेरे को चाहिए था, 18 जोड़ लूंगा। 168 रुपए तो मैं लूंगा ही लूंगा। 18 मेरे लग गए भाई। मैं विजय सही कर रहा हूं कि नहीं? आप लोग समझे कहानी? मैं एक्सपोर्टर हूं। मैंने बाहर जब किसी को माल बेचा इंडिया से बाहर, तो मैंने उससे जीएसटी जोड़ के पैसा ले लिया। जीएसटी जोड़ लिया मैंने और पैसा ले लिया, 170-71 रुपए का माल। जबकि मुझे सरकार ने मना किया था कि बाहर के आदमी पे वो लोड नहीं होना चाहिए तुम्हारे देश के टैक्स का। तो मैंने गलत किया कि नहीं किया? मैंने दो गलत काम किए। पहला, गैर कानूनी काम किया, वो टैक्स को खर्चे में जोड़ के, लेकिन वो पूरी तरह गैर कानूनी नहीं था। मेरा बिजनेसमैन होना मेरे को अलाउ करता है कि जो भी मेरे खर्चे होंगे मैं उसको प्रॉफिट के साथ जोड़ के वसूलूंगा। तो एक बिजनेसमैन के तौर पे मैंने गलत किया क्या? नहीं किया। तो सरकार बीच में आती है, बोलती है सुनो सुनो सुनो, जितना इस खाते में पड़ा है ना इनपुट, पूरा बैंक में ले जाना, रिफंड पूरा बैंक में ले जाना। तो अब मेरे पास जितना भी जीएसटी लगेगा मेरे को टेंशन रहेगी क्या? एक्सपोर्ट क्रेडिट का सरकार रिफंड देती है भाई, जीएसटी का बैंक खाते में देती है। एक एक्सपोर्ट क्लाइंट पकड़ लो और उसको ये काम करके दे दो। ये बैठी है सरकार, ये बैठा है मिस्टर विजय। आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। प्रोफेशनल्स को ये काम आने चाहिए, जो लोगों के फायदे के भी तो हों। लोन दिलवाना बिजनेसमैन का फायदा हो रहा है कि नहीं? अब पैसे लोगे तो उसको दर्द होगा कि नहीं होगा? अब आप फीस लोगे तो दर्द नहीं होगा। आप फायदा करवा रहे हो, उसको बिजनेस करने का एक मजबूत हथियार दे रहे हो, पैसा, तो आप उसका फायदा करा रहे हो। तो आप उससे फीस चार्ज करोगे तो आपको अच्छा लगेगा कि आपने काम किया। आप उसका टैली बना के दे रहे हो, जीएसटी बना के दे रहे हो, और आप उससे पैसे ले रहे हो। उसके लिए हर खर्च है आपके ऊपर करने वाला, आईटीआर भरने के लिए, जीएसटी भरने के लिए। तो किसी के खराब मन के साथ पैसा लोगे क्या? तो अगर आप कुछ फायदा नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हो कि उस पैसे के बदले उसकी पूरी टेंशन ले लो। क्या ये कर सकते हो? इतना तो कर सकते हो। मान लो रिफंड जैसा, लोन जैसा कोई फायदे का काम मान लो नहीं करा रहे हो, तो इतना कर सकते हो कि इतना सिस्टमैटिक और इतना अच्छे से करो कि क्लाइंट को मजा आ जाए कि यार मेरा कम से कम टेंशन तो खा गया ये इंसान। उस बात की वैल्यू है, वहां बढ़ेगी आपकी वैल्यू। सिर्फ टैली चला के अकाउंटिंग करने से वैल्यू नहीं बढ़ती है, क्योंकि वो आपके बगल वाला कम में करके देके चला जाएगा। और जब आप पीजीडीसीए या कोई बेसिक कोर्स या बीकॉम करके आप अपने आप को किसी फील्ड में स्पेसिफिक मेहनत नहीं किया, आपने थोड़ा सा टैली सीख लिया होगा कहीं पर, और आप चले जाओगे कहीं, तो अपने आप को किस बात का एक्सपर्ट बोलोगे? तो आपके बगल में और आप में तो कोई फर्क ही नहीं रहा। तो फर्क तब आएगा ना जब उस फील्ड में धक्का लगाओगे खुद से कि मेरे को ये वाली दीवार खोद के आगे निकलना है। अब पता है आप किस दीवार में घुसे हो, उसी दीवार में मेहनत करते रहोगे। ठीक है? तो हम लोगों को आज का सेशन इस बात पे ज़्यादा फोकस करता था कि आप लोगों का जो माइंड है ना, वो नॉलेज तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग को ये लग रहा है ना कि आप लोग यहाँ जो टैली सीख रहे हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्लास का, तो आप यहाँ से कुछ लेके नहीं जाने वाले हो। पानी पीते रहो और मेरे को सुनते रहो। सबसे इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है। यही आपकी दिशा नहीं है कि आप यही पढ़ लो कि मेरे को बस कब यहाँ से निकलूँ तो मैं अकाउंटिंग की नौकरी करूँ। अकाउंटिंग की नौकरी को हथियार बनाओ अच्छी पढ़ाई करने का।
2 महीने के अंदर आप लोग वो अकाउंटिंग सीख जाओगे कि तुरंत पार्ट टाइम काम उठा लोगे कहीं से, या तो पार्ट टाइम भी क्यों, फुल टाइम उठा लो। यहाँ तो सिर्फ 3 घंटे ले रहे हैं हम लोग सुबह के, आप लोग कहीं जॉब में लग जाओ, हम हेल्प कर सकते हैं, हम गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि गारंटी कब देंगे? कोर्स के बाद। क्योंकि गारंटी का मतलब क्या है कि हम आपकी तारीफ कहीं कर रहे हैं कि सुनो 1 नंबर तैयारी करके आए हैं, इतनी सैलरी लेंगे, ये जाके हम बात करेंगे वहां। तो क्या ऐसे ही किसी के लिए भी बात करेंगे कि डिजर्विंग जिन लोग काबिल हैं उनके लिए बात करेंगे? तो पहली काबिलियत का फिल्टर हम अपने एग्जाम से लगाएंगे, फिर दूसरा आपका रिज्यूमे बनेगा, ट्रेनिंग की, इंटरव्यू की तैयारी होगी, वो सब पे भी काम करेंगे। तो आपको आपके जो भी मन में एक्सपेक्टेशन है कि मेरी पहली नौकरी इतने की काश लग जाती यहां आने से पहले, मैं वादा करता हूं कि उसका 3 गुना आपको लेके जाऊंगा। आप जो भी एक्सपेक्टेशन रखे हो, ठीक है? अगर आप 100 रुपए रखे थे दिमाग में, तो आपको 300 रुपए मैं दिलवाऊंगा। क्या आप इस पूरे प्रोसेस के लिए तैयार हो? यह आपको सोचना है। मेहनत कितनी लगेगी, कितनी बारीकी से घुसना है अंदर, किस तरीके से सफर करना है, चलना है, इस बात को आप लोग अभी तक समझ गए होगे तो ठीक, नहीं तो मान लो कोई नए जुड़ रहे हैं तो हम डेमो में थोड़ा सा तो समझाने की कोशिश हर बार करेंगे कि फोकस क्या है हमारा, ठीक है? तो अगर आप लोग वहां तक भी नहीं पहुंचे हो ना कि 1 लाख रुपए की सैलरी होगी कभी, तो मैं कहता हूं कि सपने देखना शुरू कर दो। अब आपके ऊपर है, क्या इधर जो पढ़ रहे हैं उसकी मदद से 1 लाख तक पहुंच सकते हैं? हाँ, हाँ। कितना समय लगेगा? हाँ, थोड़ा एक्सपीरियंस्ड की गिनती में आपको आना पड़ेगा। अगर आप जैसे आप 12th पास हो, एक्सपीरियंस्ड की गिनती नहीं है, आप फिर भी थोड़ा पढ़ा चुके हो, उनका एक्सपीरियंस 10 साल बाद भी काउंट होगा कि मैडम कभी पढ़ा चुकी है। एक्सपीरियंस, उससे अपने आप वैल्यू जुड़ती है, ठीक है? तो एक्सपीरियंस किसी आदमी को 3 साल लग सकता है एक्सपीरियंस्ड कहलाने में, किसी को 5, तो किसी को सिर्फ 2। वो आपकी काबिलियत पे है कि आप कितना धंधे में प्रेजेंट हो। वहां जाके भी अगर आप अपना क्रिकेट मैच देख रहे हो, आईपीएल चल रहा होगा, या वहां जाके भी आप अपना इंस्टाग्राम दिन भर चला रहे हो, दोस्तों से लगे हो, अपडेट्स डाले पड़े हो, वो आजकल नया आ गया इंस्टेंट्स डालने लग जाओ या स्नैप्स डालने लग जाओ, अगर दिन भर यही कर रहे हो तो आप ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहे हो। 100 बात की एक बात, जब गोवा घूमने जाना है तो ईमानदारी से गोवा घूमते हो, पार्टी करते हो, स्नैप डालना, इंस्टा चलाना करते हो? खूब पार्टी होती है, खूब दोस्तों के साथ बस मस्ती होती है, पूरी जाओ, गोवा जाओ, मनाली जाओ, कहीं भी गए होगे घूमने, घर के साथ, दोस्तों के साथ मस्ती होती है, वो तो ईमानदारी से करते हो। और वहां तो इंस्टाग्राम भी दिन भर में चलना कम हो जाता है। वो पसंद है ना, तो काम नहीं है पसंद तो मत करो ना भाई। क्यों काम के बीच में इंस्टाग्राम से समय वेस्ट कर रहे हो? इतनी ईमानदारी से अगर आप ये काम कर सकते हो तो मैं आपको वहां के सपने दिखा सकता हूं कि जब काम कर रहे हो ना तो बिजनेस में रहो, देखो मालिक को क्या प्रॉब्लम हो रही है, देखो अकाउंट्स में क्या बुरा चल रहा है, देखो सीए कौन सी शिकायत कर रहा है डाटा की, देखो क्लाइंट के लेट फीस या चार्जेस लग रहे हैं क्या, बचा सकते हो क्या, देखो कौन सा ऐसा काम है जो कहीं बाहर कोई छोटा मोटा आदमी कर रहा है और आप करके दे सकते हो। बहुत छोटी छोटी चीजें, क्या आप सारा काम हैंडल ले सकते हो? आप क्लाइंट को बोलो अगर आप अकाउंटेंट हो, मैं आपके पूरे ग्रुप के सारे गाड़ियों का इंश्योरेंस, गाड़ियों का पोल्यूशन, सबका ध्यान रख सकता हूं, मेरे पास एक्सेल शीट बन जाएगी। मैं आपके पूरे ग्रुप के जितने बैंक अकाउंट्स हैं इंक्लूडिंग सेविंग बैंक अकाउंट, उनका पूरा मैनेजमेंट कर सकता हूं, इंक्लूडिंग आप मेरे को नेट बैंकिंग की आईडी पासवर्ड दे सकते हो। इतना आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो कि कभी अकाउंटेंट को स्टेटमेंट चाहिए, मैंने नेट बैंकिंग लॉगिन किया, स्टेटमेंट दे दिया। आपके स्टाफ ये काम करके अगर दे देंगे तो मालिक के सामने वो वैल्यू ऐड हो रही है कि नहीं? तो आप लोग क्यों अपने आप को इतना ही सा सोचते हो कि टैली चला लूं और जीएसटी भरने जान लूं? उस काम की जो वैल्यू है ना वो सीमित है, इतनी सी है बस, उससे आगे नहीं बढ़ेगी कभी भी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि उस काम में वैल्यू दिख ही नहीं रही है। क्या है वो काम? इधर से डाटा उठाओ, उधर डाल दो, ठीक से चेक करके। तभी तो 300 में भी लोग कर रहे हैं, और 3000 में भी कर रहे हैं, और 30,000 में भी कर रहे हैं मंथली, और 3 लाख में भी कर रहे हैं मंथली। अंबानी लोगों के यही खर्चे होंगे, क्योंकि उनके में भी यही करना है, डाटा उठा के डालना है।
काम बढ़ गया ना बॉस। 15,000 ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच में उटपटांग ट्रांजैक्शन, सस्पेंस, कुछ भी हो सकता है। हर ब्रांच में गलती हो सकती है, सिस्टम की मदद से वो पकड़ना है, सुधारना है। सुधारने का भी प्रोसेस है, ऐसे नहीं कि उठाया एंट्री और एडिट कर दी। गलती क्यों हुई उसके तह तक जाना, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करना और उसको सुधारने का डॉक्यूमेंटेशन करना, फिर एक्चुअली उसको सुधारना। कर सकते हो ये काम। 15,000 ब्रांचेस का डाटा दे दें आपको और आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना है मंथली। 15,000 ब्रांचेस हैं जो पूरे इंडिया में फैली हुई है। मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हर स्टेट में कुछ हजार ब्रांचेस हैं। हर स्टेट का जीएसटी नंबर अलग है और हर स्टेट में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे अलग अलग होगा। कहीं किसान प्रधान स्टेट है तो वहां किसानों के ट्रांजैक्शंस मिलेंगे। जहां सरकार जीएसटी नहीं लगाने देती मान लो, वहां पर छूट अलग लेके चलनी है। पेनल्टी में जीएसटी लेना है लेकिन इंटरेस्ट में जीएसटी नहीं लेना है। इतना बारीकी से ध्यान देना है। बैंक जो इंटरेस्ट पे वसूलती है ना लोन में, और ये 12-15,000 ब्रांचेस का करना है हर महीने। करोगे? करोगे? लग रहा है कि वो करने की हिम्मत है कहीं से? अभी टूल्स हैं, हथियार हैं कुछ? 15,000 ब्रांचेस पर मंथ। टीम भी बनाने के लिए चल आपको बजट मिल जाएगा, लोग जोड़ लो। कितने जोड़ लोगे? कितने जोड़ लोगे? 15,000 ब्रांच मतलब समझते हो? अगर 100 आदमी डालेंगे ना तो एक आदमी के ऊपर 150 रिटर्न आती है। तो 150 रिटर्न के लिए आप तैयार हो क्या? 150 रिटर्न आप अकेले कर सकते हो क्या? तो क्या होगा पता है? ये जो अकेला आदमी 15,000 रिटर्न का ठेका ले रखा है ना, ये 100 आदमी बुक करेगा। इन 100 में से अगर आप एक हो तो वैल्यू पूरी कहां चली गई? जो मैनेज कर रहा है कि वैल्यू आपके पास है, जो सिर्फ 150 डाल रहा है। ये 150 भी बोलेगा कि मैं भी अकेले नहीं सकूंगा, मैं 5 आदमी रखूंगा। इसने वो वैल्यू कहां बांट दी? और वहां नीचे बैठे हो अगर आप, तो आपकी वैल्यू कहां है? वहां पर है टोटल वैल्यू भागित 100, उसका फिर 100 का भागित 5। और भागित कितना तेजी से होता है सबको पता है। 15,000 से 100 भागित किया मात्र मैंने तो 150 हो गया। कहां की चीज कहां पहुंच गई? तो क्या ऐसा ही मैजिक किसी और चीज में भी होता है क्या? उल्टा गुणित में? यस, आप अपनी स्किल और अपनी वैल्यू को गुणित कर सकते हो। अपने आप को इतना एक्सपेक्ट मत करो कि आज अगर 10,000 कमा रहा हूं तो अगले साल 12,000 कमाऊं, तो अगले साल 14,000 कमाऊं। लेकिन आपने क्या किया खुद को जवाब देना पड़ेगा। जब आप किसी से एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे को 12 का 20 मिलने लग जाए, फिर 20 का 50 मिलने लग जाए, 50 का 75 मिलने लग जाए, इतने बड़े जंप मार सकते हो? आप शायद मार लोगे। वो आपको देखना है कि मैं ऐसा क्या नया करके दे सकता हूं कि मैं 12 का 25 पहुंचूं, 25 का 50 पहुंचूं। खाली एक्सपेक्ट करने से नहीं होता है कि मेरा घर खर्चा नहीं चल रहा है। 2 बार 4 बार आपकी बात रख ली जाएगी। या आप लॉयल हो, बहुत लॉन्ग टर्म चलोगे, तो आपको धीरे 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 वाली वैल्यू मिल सकती है। लेकिन क्या आपको 1,000 से 1,00,000 की वैल्यू की बढ़ोतरी 2 साल में मिल सकती है? मिल सकती है ना भाई, मिल सकती है ना। कुछ करना पड़ेगा ना आपको, वो करने की तैयारी यहां होगी। आप कितना सीरियसली लेते हो ये आपको समझना है, ठीक है? तो नींद आती भी तो आने दो। चलो, तो आज का हमारा पूरा फोकस इस बात पे ज्यादा था कि हम लोग कैसे अपने इस कोर्स को स्टार्ट किए थे, कैसे इस कोर्स को हमने आगे बढ़ाया, किस कंफर्ट जोन में हम खड़े हैं और किस तरीके से हम करियर अपॉर्चुनिटीज कनेक्ट करके देख सकते हैं एक एक शब्द से। सिर्फ आपके जानने की देरी है। क्या आपको पता था ऐसी रिकवरी एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बनने के बाद हजारों करोड़ की बन चुकी हैं पिछले 10 सालों के अंदर अंदर? जीरो से खड़ी हुई और 1000 करोड़ से ऊपर की वैल्यू है। जीरो से खड़ी हुई, क्या ऐसा दिमाग लगा दिया उसने इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। कंपनियों को बोला, बैंकों को बोला, मुथूट फाइनेंस टाइप की, बजाज फाइनेंस टाइप की कंपनियों को बोला कि सुनो, अगर आपका लोन 2 साल से पुराना हो गया है और कस्टमर पैसे नहीं दे रहा है तो मेरे पास वो लिस्ट भेजो।
1 साल से पुराना हो गया और कस्टमर नहीं दे रहा है, सब कर लिया आपने, ट्राई कर लिया, 1 साल से पुराना हो गया, चलो उसकी लिस्ट भेजो। कस्टमर का नाम, पता, कस्टमर की कितनी डिटेल्स होती है हमारे पास, आधार, पैन, सालाना इनकम, ITR, ये वो, आधार नंबर, पैन नंबर, लिखते जाओ, कितनी डिटेल हो सकती है बैंक के पास, सब ले लेती है आपसे। मौजूदा अकाउंट नंबर, कहाँ कौन सा बैंक चल रहा है, कौन सा लोन चल रहा है, सब मांगती है। वो सब का डिटेल उसने एक लाइन में ऐसा नोटेड है, वो लाइन 1000 पॉइंट की है, खत्म नहीं होगी, इतने पॉइंट्स हैं, इतना बड़ा डेटा होता है। वो डेटा मेरे पास आ गया, कितने लोगों का, 5000 लोगों का। मेरा काम क्या है, बैंक को रिलीफ देना। अब मैं इस 5000 लोगों में अपना एनालिसिस करूंगा कि मैं इनमें से कितना पैसा वसूल सकता हूं। किसी का बैकग्राउंड देखूंगा, सब डाटा की मदद से होगा, सब डाटा की मदद से होगा। ठीक है, एक बार आप लोगों ने वो डाटा समझना सीख लिया तो फिर आप ये समझ पाओगे कि इसमें से कितना पैसा मैं वसूली कर सकता हूं मेरे तरीकों से, जिसमें गुंडाई नहीं आती। तो आपको क्या दिखेगा, ये 5000 लोगों से टोटल 100 करोड़ वसूलना था। ध्यान से समझना, इस 5000 लोगों से टोटल 100 करोड़ वसूलना था। मैं एनालिसिस करके बैंक के पास पहुंच गया, सुनो तुम थक गए, उम्मीद है कुछ? बोले नहीं, कोई उम्मीद नहीं, गया पैसा। तो मैं काम करता हूं, इस 100 में से तुमको 20 करोड़ मैं रिकवर करके दे सकता हूं, मेरे को दिख रहा है, ये मेरी तुमसे गारंटी। अब बैंकर को क्या मिल गया, आराम। कितने करोड़ों का, आराम मिल गया, जो मिल जाए। अब इस 20 करोड़ की वसूली के लिए बैंकर कितना देने को तैयार हो जाएगा, सोचो। 2-3%, 10%, कुछ भी हो सकता है, पता है 50-50 भी हो सकता है। कैसे स्माइल आ गई, बाप रे, गजब टाइप की स्माइल आ गई इसकी कि 50% तक की वसूली मिल जाएगी। हाँ, आपको 10 करोड़ तक मिल सकता है, क्योंकि अभी भी बैंकर कितने प्लस में है, 10 करोड़ प्लस में है अभी भी। इसने कंपनी खड़ी कर दी, तो अभी पहले झटके में कितना कमा लिया, बैंकर का कोई नुकसान हुआ क्या? इसने अपना दिमाग लगाया, कैसे 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 अपनी गारंटी दे दी। अब ये धंधा किस बात का कर रहा है, इस बैंकर को सुकून बेच रहा है। 10-20 करोड़ की गारंटी दे दी, 20 करोड़ की गारंटी, 10 करोड़ फिर वापस लेगा वो बैंक कमीशन के रूप में देगी या रिकवरी चार्जेस के रूप में दे देगी, क्योंकि कस्टमर से मैं नहीं ले सकता ना, वो तो उधर देगा ना, मैं तो बीच में दलाल हूं, लाइजनिंग कर रहा हूं। तो मैंने बहुत सारा साइंस मैथ्स लगाया, मैं देखा कितना रिकवर कर सकता हूं, मैंने गारंटी दी, मैंने धंधे को खेला, मैंने रिस्क लिया। अभी मेरा धंधा बचा है, 10 करोड़ फ्री में नहीं आए हैं, अभी 20 करोड़ वसूलवाने हैं, उसके बाद पैसे मिलेंगे बाबा, पहले नहीं मिलेंगे। तो यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज कहां आ गया अब इस व्यक्ति को, हाँ, रिकवर करने में, करवाने में। अभी इसको ये पैसे खर्च करने हैं। अब हो सकता है ये गुंडे पाले, मैं नहीं जानता, मैं इन कंपनियों को बारीकी से काम करते हुए नहीं देखता हूं। मैं एज अ कॉन्सेप्ट इस कंपनी के बारे में पढ़ा हूं और मस्त कमा रही है, लिस्टेड कंपनी होने वाली है ये लोग, तो इतनी बड़ी हो गई है। सीधा पहला ग्राहक ही तुम्हारा बजाज फाइनेंस होगा या मुथूट फाइनेंस होगा या SBI होगी, तो तुम किस लेवल की कंपनी हो? तो क्या आपको लगता है कि आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? अब वो कैसे रिकवर कराएगा वो जाने, जिसको जानता है उसके लिए वो कंफर्ट जोन है ना, जिसको नहीं जानता है उसके लिए कहीं सुनी बात हो गई। ऐसे बिजनेस आइडियाज भरे पड़े हैं। ठीक है, हम लोग करियर पे बात करते रहेंगे आए दिन, हम लोग समझते रहेंगे कि हमने आज तक क्या पढ़ा है, हम आए दिन रिवाइज करेंगे। ज़्यादातर सोमवार ही वो दिन होगा जब हम पिछली बातों को याद करेंगे। ठीक है, सेकेंड हाफ अब हम लोग शुरू करेंगे